बच्चों सबसे पहले तो आप यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश करिए, ठीक है। उसके बाद ही हम लोग जो भी बात करेंगे वो किसी एक रिजल्ट तक पहुंच पाएगी, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं उनको। How did you become so great? How did I become so great? That's a question. Well, which class you are singing? What's your dream in life? Singer. Hindustani or Carnatic? Hindustani or Carnatic music? Any music? Yeah, music. Any music. So I personally believe you must have a dream. Say, I must have a dream. I must have a dream. I must continuously acquire knowledge. I must continuously acquire knowledge, Hard work hard work, and perseverance. and pursue. One should not be not afraid of problems. Not afraid of problems. Then you will be successful. Okay? तो देखा बच्चों यहाँ पर बच्ची ने जब उनसे पूछा कि आप इतने महान कैसे हैं, ठीक है, तो कितना अच्छा मैसेज उन्होंने दिया है, कितना अच्छे से रिप्लाई किया उन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले आपके पास कोई ड्रीम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि लगातार आप नॉलेज एक्वायर करेंगे, ठीक है। और तीसरा है हार्ड वर्क, है ना। मतलब कि ये तीन चीजें बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नीट, कुछ भी पढ़ना हो, ठीक है, इन सब के लिए अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, हम सबके पास एक ड्रीम होना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी ने कह दिया है कि नीट की तैयारी करनी है तो हम आ गए हैं, ठीक है। वो ड्रीम आपका अपना होना चाहिए। उसके लिए हर दिन हर सेकंड आपको मेहनत करनी है, नॉलेज एक्वायर करनी है, अपनी स्किल्स को बढ़ाना है, ठीक है। बच्चों एक और बहुत महान शख्सियत है ना, सर रतन टाटा, है ना। अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो भी उन्होंने सिखाया है, ठीक है, मुझे लगता है कि मतलब ये देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। जरा एक बार देखिए वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं। The greatest pleasure I've had is trying to do something that everybody says could not be done. I decided that India could produce its own car. Everybody, my friends overseas in the automobile business, said that this couldn't be done. We had to go through collaboration to get know-how, get technology. But we undertook to produce this car. It was called the Indica, and we produced it in India, totally of Indian content. When the car came out, I suddenly felt that I didn't have a friend in the world, and that all the warnings that people had given me were probably going to come true. But the car did come out, it did earn a 20% market share, and we showed that we could do something. तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि सर रतन टाटा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मुझे उस काम को करने में ज़्यादा मज़ा आता है ना, ज़्यादा अच्छा लगता है जो लोग कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। बच्चों आपसे भी बहुत लोगों ने कहा होगा कि भाई तुम्हारे बस का ये नहीं है, नीट ईट छोड़ो, है ना, कुछ और कर लो, है ना। या कई बार आप खुद पर मतलब डाउट करने लगते हो कि यार मैं ये कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो वहां पर अगर आप देखो तो ये बहुत अच्छा आपके लिए एक मोटिवेशन का सोर्स बन सकता है कि मुझे उस काम को करने में मजा आता है ना, उस काम को करने में मैं ज़्यादा मतलब अच्छा फील करता हूं, जिसको लोग कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। अब बच्चों मैं एक एक करके वो सभी पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा जिससे कि आप फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 तक पहुंच सकते हो, और साथ ही साथ मैं वो भी पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा जो आपको नहीं करना है। बच्चों ये केवल एक स्ट्रेटजी वीडियो नहीं है, वो तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यूट्यूब पर, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रेटजी वीडियो से ज्यादा है, बहुत कुछ है बच्चों इसके अंदर। ये वो सभी पॉइंट्स हैं जिसको मैंने पिछले लगभग 14-15 साल पढ़ाते हुए देखा है बच्चों को, है ना, गलती करते हुए। आज भी मैं वो सारे पॉइंट्स देखता हूं कि बच्चे ये मिस्टेक कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें बच्चों मैंने इस वीडियो के अंदर मेंशन की है। तो मुझे लगता है कि आपको हर एक पॉइंट ध्यान से सुनना चाहिए,
हर एक पॉइंट समझना चाहिए और आप ये देखिए कि आप एग्जैक्टली कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो एक एक करके सभी पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला जो पॉइंट है वो ये है, और आपने भी ये कई बार एक्सपीरियंस किया होगा कि कई बार हमें लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे आता है या ये चैप्टर के ये क्वेश्चन मुझे आते हैं, बट जब हम एक्चुअल में उनको सॉल्व करने जाते हैं, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे कोई एग्जाम हो, या फिर कभी किसी ने बोल दिया जरा इसको सॉल्व करके दिखाना, तो जैसे ही हम उसको सॉल्व करने जाते हैं हम ये पाते हैं कि सर फंस गए, कहीं ना कहीं फंस गए, किसी ना किसी स्टेप में जाके लटक गए। तब लगता है कि यार ये तो आता ही नहीं है। इस डाउट वाली स्थिति में क्या आप हैं? बताइए बच्चों, आप में से कितने लोग हैं जो पॉइंट नंबर 1 का शिकार हो चुके हैं? मतलब उन्हें लगता है कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, लेकिन जब एक्चुअल में सॉल्व करने जाते हैं तो वो उसके सही आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा कि कौन कौन किस किस पॉइंट में फंस रहा है, कौन कौन किस किस जगह पर, फिर मैं सबके सोल्यूशन आपको बताऊंगा धीरे धीरे करके। ठीक है, तो जो सबसे पहला पॉइंट है, इस स्थिति से हमें बाहर निकलना है। हमें लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमें आता है या मैं एक्चुअल में उसको सॉल्व कर सकता हूं, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो ऐसे केवल सोचना नहीं है बच्चों, है ना। कोई भी क्वेश्चन है आप उसको करके देखिए कि आप उसके प्रॉपर आंसर तक पहुंचना कैलकुलेशन करते हुए, ये सबसे जरूरी बात है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, पॉइंट नंबर 2 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो आपकी तैयारी को यहां से यहां तक पहुंचा सकता है। मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए बच्चों कि आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि नॉर्मल फोर्स क्या होता है, आपको पता है mg क्या होता है। अब मान लीजिए सर ने क्वेश्चन कराया कि भाई एक वेज है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, एक्सेलरेशन फाइंड करो वेज का कि ब्लॉक उसके ऊपर स्लिप ना करे। और फिर यहां पर सर ने एक नई चीज को अप्लाई करना सिखाया है, स्यूडो फोर्स। मेरी बात ध्यान से समझिएगा बच्चों, 2 चीजें यहां पर निकल के आ रही हैं। पहली बात, जिन चीजों को हम पहले से जानते हैं, जैसे आज अगर आप स्यूडो पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये कि नॉर्मल, mg, fbd ड्रॉ करना, ये सब आप पहले ही सीख चुके हो। तो जो चीजें हम पहले से जानते हैं, एटलीस्ट उतना काम हमें खुद करना चाहिए, वो सर से नहीं करवाना है। वो कर भी रहे हैं तो उससे पहले आप कर लो कि सर नॉर्मल हो गया, mg हो गया। तो पहली चीज जो हम जानते हैं पहले से, उसको प्रैक्टिस में रखना हमारी जिम्मेदारी है। लिखिएगा बच्चों कहीं पर, क्या आप ये काम कर रहे हो मुझे बताइएगा। तो जो चीज हम पहले से जानते हैं उसको प्रैक्टिस में रखना है, और जो नई चीज सीख रहे हैं उस पर फोकस रखना है। अब मैं आपको बताऊं क्या होता है, बहुत सारे बच्चे रिवीजन करते नहीं है, चीजें ठीक से याद रहती नहीं है। जैसे ही सर पढ़ाना शुरू करते हैं कि बेटा देखो नॉर्मल हो गया, mg हो गया, वहीं पर रो देते हैं, अरे सर ये थोड़ा कम समझ में आ रहा है। जब पुरानी ही चीजें आपको इतना परेशान करती रहेंगी, तो जब वो स्यूडो फोर्स उस समय नया बताएंगे तो नई चीजों पर आपका फोकस नहीं जाएगा। दूसरी बात, आपको लगेगा यार क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि पुरानी चीजें भी हमें नहीं आती और नई चीज में तो हम फंसे हुए हैं। तो क्या याद रखना बच्चों, पुरानी चीजों की प्रैक्टिस, पी से पुराना पी से प्रैक्टिस, और जो नई चीजें हैं उन पर हमारा फोकस 100% रहे। उसके लिए जरूरी है कि पुरानी चीजें हमारी प्रैक्टिस में होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे, और आप देखते रहना बच्चों, मैं एक एक पॉइंट आपको ऐसे बता रहा हूं जो प्रैक्टिकली आप देख रहे हो, फील कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो हम केवल रटने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी मैं इससे पहले आपको एक एग्जांपल ले रहा था कि बेटा एक वेज है, वेज पर एक ब्लॉक है, वेज का एक्सेलरेशन कितना हो कि इस पर स्लिप ना करे। तो बेटा ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए कि सर आंसर g10 थीटा है। किसी इंक्लाइन प्लेन पर एक ब्लॉक रखा है, मैक्सिमम कितना फोर्स लगाएं अब द प्लेन की स्लिप ना हो, तो mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है बच्चों। अगर एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा एंगल हो गया तो उसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर क्या होगा, g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा, ये डायरेक्ट रिजल्ट है। तो जो बच्चों स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, बात समझ में आ रही है, ना सिर्फ उनको रटना है, मतलब वो हमें वैसे तो लर्न होना ही चाहिए, लेकिन उनको हमें अच्छे क्वेश्चंस में अप्लाई करके भी देखना है। तो ये वाला पॉइंट भी बच्चों नोट करो आज से। बात समझ में आ रही है? तो जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आप पढ़ रहे हो उनका एप्लीकेशन हमें करते चलना है, बिना इसके हम 180 तक नहीं पहुंच पाएंगे।
कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि जैसे मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन को रीड किया और ऐसे क्वेश्चन रीड करते हैं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, देखा हुआ लग रहा, हाँ ठीक है, ये सब डाटा दिया, चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व के आंसर नहीं आया, बाद में पता चला अरे इसमें म्यू एस नहीं म्यू के दे रखा था। बात समझ में आ रही है क्या? या इसमें चार्ज पॉजिटिव नहीं नेगेटिव था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ओहो, यानी कि बेटा कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन को हम अच्छी तरीके से समझ ही नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन को प्रॉपर अच्छे से रीड करना ये एक अच्छे स्टूडेंट की हैबिट होती है। तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है उसको एक दो बार ऐसे रीड करिए कि आपको क्वेश्चन का सही सही मतलब पता चल जाए। मैं देखता हूं आजकल मैक्सिमम टाइम, और आपके साथ भी बच्चों हुआ होगा, क्लास में जब सर पढ़ाते हैं तो वो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बेटा एक काम करो, ये पार्टिकल है, इसको बेटा रेस्ट से छोड़ दिया गया है, बताओ h डिस्टेंस नीचे आने के बाद इसकी स्पीड क्या होगी? हम तुरंत लिख देते हैं √2gh। लेकिन वही क्वेश्चन जब लैंग्वेज फॉर्म में हमारे सामने आता है तो हम पढ़ करके समझ ही नहीं पाते कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। तो बेटा क्वेश्चन रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। अगर आप किसी क्वेश्चन को सही आंसर तक पहुंचाना चाहते हो और आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे हो कि उसमें बोल क्या रहा है, तो बहुत बड़ा मतलब दिक्कत आ जाएगी यहां पर। तो आज से हम सभी लोग, चाहे वो 4 लाइन का क्वेश्चन हो, 5 लाइन का क्वेश्चन हो, 6 लाइन का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन को खुद से रीड करेंगे, क्वेश्चन को रीड करके उसका मतलब समझेंगे और कोशिश करेंगे एक ही बार में हमें क्वेश्चन समझ में आ जाए, नहीं तो दूसरी बार में तो आ ही जाए। तो क्वेश्चन को सही सही रीड करना आज से बेटा शुरू करो। अगर इसमें अगर आप लैग कर रहे हैं तो इस पर भी हमें काम करना है। कई बार ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो कि सर ने आपको पढ़ाया कि बेटा ये स्ट्रिंग है, ये पार्टिकल है, टेंशन ऐसे लग रहा है, mg ऐसे लग रहा है, ठीक है, और मान लीजिए एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F ऐसे लग रहा है, ये एंगल थीटा ले लो। पूरा सर ने सॉल्व किया, कंपोनेंट वगैरह सब किए, लास्ट में आंसर आया। अब बोला गया कि चलो बच्चों इसको जल्दी से नोट करो, तो वो बच्चे क्या करते हैं, वो एक्चुअल में एक एक चीज नोट करने लगते हैं। कैसे नोट करते हैं? सर 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 1 मिनट रुकना, बस अभी नोट कर रहे हैं। हाँ, ऊपर देखा, अच्छा t cos थीटा बराबर बराबर mg है ना, ऐसे। फिर लिखा t sin थीटा, अच्छा t sin थीटा, फिर लगा बराबर, हाँ बराबर। फिर सर आगे क्या लिखा वो समझ नहीं आ रहा सर, बेटा f लिखा, अच्छा सर f। ये सबसे बड़ी गलती है आपकी, ये सबसे बड़ी गलती है बच्चों। ये तरीका ही नहीं है क्लास में नोट करने का, चाहे आप ऑनलाइन क्लास करो चाहे ऑफलाइन क्लास करो, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है बेटा। जब आपने देख लिया, आप सर से पूछो ना सर करना क्या है इसके अंदर, सर ने बोला इक्विलिब्रियम है, तो जब तुम्हें पता है कि इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स हमें 0 करना है, तो खुद से करो ना, आगे लिखो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम, उसके बाद मैं खुद से करूंगा। सामने लिखा भी हुआ है तो भी मैं खुद से करूंगा। लिखो कि टी का ऊपर वाला कंपोनेंट mg से बैलेंस होगा। दिमाग चलता रहना चाहिए, लॉजिक के साथ पढ़ाई करनी है बच्चों, लॉजिक के बिना पढ़ाई नहीं करनी है। यह सबसे बड़ी गलती होती है। अगर 1.5 घंटे क्लास चल रही है, मैं देखता हूं कई बार 1.5 घंटे में लगभग आधा समय तो बच्चों का केवल ऐसे नोट करने में जाता हूं। नोट भी कैसे, टीप रहे हैं, पूरा छाप रहे हैं। ये छापना टीपना बंद कर दो आज से। आपका दिमाग तो समय काम ही नहीं कर रहा है। अगल बगल वालों से बात कर रहे हैं कि और कल तुम उस बिल्डिंग के पीछे क्या कर रहे थे, अरे वो कुछ भी कर रहा हो, तुम्हें क्या मतलब, तुम इस पर ध्यान दो। तो बात समझ में आ रही क्या मेरी? तो छापना नहीं है, टीपना नहीं है। बात समझ में आ रही है? थोड़े शब्द वैसे लग रहे होंगे लेकिन जरूरी है बोलना। तो जरूरी क्या है बच्चों, आप समझो कि उसमें किया क्या गया है, फिर वो दिमाग लगा के खुद से करना है, तभी हम 180 आउट ऑफ 180 तक पहुंच सकते हैं। ये कोई थ्योरेटिकल स्ट्रेटजी आपको नहीं बता रहा हूं मैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। क्या नहीं करना पहले वो सीख लो। उन्हीं सब गलतियों की वजह से तो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो। तो आज से टीपना छापना बंद करो, खुद से करोगे क्वेश्चन। जहां पर आपको सर की हेल्प की जरूरत हो बस उस जगह हेल्प लीजिए, उसके बाद खुद से करिए। आपको पता है कि सर ने यहाँ इक्विलिब्रियम लाया है, नेट फोर्स को 0 बनाया है, आप खुद से करो। क्या आप वर्टिकल फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस नहीं कर सकते? क्या ये भी आपको छापने की जरूरत है? तो फिर आप गलत डायरेक्शन में। दुनिया की कोई स्ट्रेटजी आपका कुछ नहीं कर सकती, तो आपको इस बात का ध्यान देना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे, ठीक है ना बच्चों। और सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बताता चल रहा हूं, एक एक पॉइंट 1 2 3 4 जहां पर जो जिस तरह की गलती कर रहा मुझे बताइएगा जरूर। ये जो पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आया, ठीक, अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका आपके सर ने आपको क्लास में सिखाया। कई बच्चे यहां पर क्या करते हैं
कि वो सर जब सिखा रहे होते हैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो अपना अलग कर रहे होते हैं सॉल्व, कि यार ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। और जब पता लगा सर ने पूरा सिखा दिया, उसके बाद कह रहे हैं, फिर उसके बाद वो भी अपना तरीका लगा रहे थे, उससे आंसर आया नहीं, फिर कह रहे हैं सर एक बार और ये समझा देना। या कई बार क्या होता है कि सर आपको जिस मेथड से, आपके टीचर आपको जिस मेथड से सिखा रहे हैं उसको ना सीख करके हम किसी और मेथड से करने की कोशिश कर रहे हैं। ये खासकर ड्रॉपर बच्चों में ज्यादा होता है, जो पहले कहीं ना कहीं से पढ़ के आए होते हैं। उनका कबाड़ा होने का, रिजल्ट बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण बच्चों यही है। तो आज से नियम बना लीजिए। पहला काम क्या है कि जिस तरीके से आपके टीचर ने आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया है, सबसे पहले तो आप उस मेथड को अच्छे से फॉलो करो, एक एक स्टेप बिल्कुल कॉपी करो अपने सर को, कि सर ऐसे सॉल्व करते हैं, मैं भी ऐसे ही सॉल्व करूंगा। जब आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे ना, तब फिर अपना मेथड सोचना कि ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, और वो भी अपने सर से डिस्कस करके। लेकिन पहले जब वो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा रहे हैं, तो आप एग्जैक्टली उसी मेथड को फॉलो करो जिससे वो सिखा रहे हैं। बात समझ नहीं? कितने बच्चे इस पॉइंट पर गलती कर रहे थे, मुझे लिख के बताइए। ये जो पॉइंट अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मैंने कई बार देखा है क्लास में, क्लास चल रही है, ठीक है, 1 घंटे बढ़िया चला, धीरे धीरे नींद आने लगी, थक रहे हैं, अरे सर क्या चल रहा है, सर रात भर सो नहीं पाए, क्यों नहीं सो पाए, सर नींद नहीं आ रही थी, क्यों नींद नहीं आ रही थी, सर पता नहीं, सर 3 बजे तक मोबाइल चला रहे थे, ठीक है, रील्स देख रहे थे, है ना, कि 70 में कितना जोड़ें कि 17 हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो इन सब चक्करों में तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, कुछ बच्चे कई बार सर बहुत थकान फील हो रही है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अगर बच्चों आप फिजिकली एक्टिव नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप योगा नहीं कर रहे हैं, आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, आप ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल डाउन होता चला जा रहा है, बंद कमरे में सारा दिन बैठे रहते हैं, हवा भी वहां से पास नहीं हो रही है, आप धीरे 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 फिजिकली इतना वीक हो जाएंगे, वो स्ट्रेंथ ही नहीं रह जाएगी पढ़ाई करने की। तो अगर आप चाह रहे हो कि 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे हम अच्छे से पढ़ सकें, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकें, फोकस हमारा बराबर रहे, हम जो काम करें हमें चीजें याद रहें, उसके लिए जरूरी है कि शरीर आपका साथ देना चाहिए। आपने सुना है ना, स्वस्थ शरीर में ही, है ना, सुना है ना? तो बताओ, अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, शरीर में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम चल रही है, तो फिर कैसे आपका मन लगेगा, मन कैसा स्वस्थ रहेगा? तो बच्चों सबसे पहला काम आपका यही है कि अपने को फिजिकली एक्टिव रखना है। कोई भी एक स्पोर्ट्स कोई भी ले लीजिए, कोई गेम खेल लीजिए, कुछ ना आता हो यार, सुबह 15-20 मिनट जाके एक पार्क में वॉक कर लो, मॉर्निंग वॉक कर लीजिए, थोड़ी देर बैठ के योगा प्राणायाम कर लीजिए। बात समझ में आ रही है? ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहेगा, शरीर हष्ट-पुष्ट रहेगा, दिमाग एक्टिव रहेगा, तो आप चीजों को बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों इस चीज का भी ध्यान रखिए। कितने लोग आज से फिजिकल एक्टिविटी करेंगे बताइए मुझे एक बार, कितने लोग अपना ध्यान रखेंगे बताइए मुझे, जरूरी है। अगर आप यहां पर फेल हो गए तो बेटा वैसे ही सारा रिजल्ट खराब हो जाने वाला है। बात समझ में आ गई? बच्चों जानते हो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैंने देखा है क्लास में, मान लीजिए 250 बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, या 150 बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, या 100 बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। अगर 100 बच्चों का सैंपल लिया जाए तो 100 बच्चों में 15 से 20 बच्चे या मैक्सिमम 25 बच्चे, यानी कि आप कह सकते हो 25% बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर्स के साथ डाउट में इंटरेक्ट करते हैं। बाकी 75% आते हैं, क्लास में बैठते हैं, क्लास खत्म हो गई, निकल गए। टीचर्स उन्हें बाय फेस तो जानते हैं कि हाँ एक बच्चा है इस क्लास में बैठता है, लेकिन टीचर इससे ज्यादा उनके बारे में कुछ नहीं जानते। बच्चों आप सोच नहीं सकते आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो अपना। अब जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, आप आज से, ठीक है, बात समझ में आ रही? आज से जब भी जो भी आप यहां से जाने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपने चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट होइए। कोई चीज नहीं समझ में आई है अलग से जाके पूछिए। आपको लगता है सर मुझे और अच्छे क्वेश्चंस करने की जरूरत है, तो उनसे जाके बोलिए कि सर मुझे और अच्छे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। आपको लगता है कि सर ये वाला प्रॉब्लम मुझे पूछना है, मुझे कम समझ में आया, जाके डिस्कस करिए। आपके टीचर जब आपको जानेंगे ना, वो सोचेंगे अच्छा इस बच्चे को इस जगह दिक्कत आ रही थी, हो सकता है उसके 2-3 क्वेश्चन और आपको एक्स्ट्रा बताएं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे सॉल्व किया करो। हो सकता है आपसे इंटरेक्ट होते होते उनको कुछ समझ में आए कि इस बच्चे को ये नहीं ये करवाना चाहिए, तो वो करवाएंगे आपसे। और जब आप इंटरेक्ट ही नहीं करोगे, आपको वो जान ही नहीं पाएंगे, आपको पता, उनको पता ही नहीं कि इस बच्चे को क्या आता है क्या नहीं आता है, तो कैसे आप आगे बढ़ जाओगे?
तो आज से हर एक बच्चे का काम है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कि अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्शन बढ़ाएंगे। ये सारे तरीके जो मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, ये सब आपको 180 आउट ऑफ 180 तक का रास्ता क्लियर कराएंगे। बात समझ में आ रही है? तो आज से सब लोग कमेंट बॉक्स में मुझे दिखना चाहिए, सब लोग प्रॉमिस करेंगे कि सर मैं अपने टीचर के साथ इंटरेक्शन बढ़ाऊंगा, जो भी मुझे चीजें नहीं आएंगी वो मैं पूछूंगा, मैं शर्माऊंगा नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस पॉइंट पे भी हमें आज से काम करना है। कई बार ऐसा देखा गया है कि पढ़ते 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 एक पॉइंट के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। नो डाउट प्रिपरेशन टफ है, मुश्किल है, आसान होती तो हर कोई तैयार हो जाता। लेकिन आप एक मेरी बात समझिए बच्चों, आप स्लो चल रहे हैं, आप धीरे चल रहे हैं, बाकी बच्चे 50 क्वेश्चन रोज कर रहे हैं, आप केवल 20 क्वेश्चन रोज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप 20 करिए रोज, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप मेरी बात समझो, अगर आप लगातार चल रहे हो तो ये बात तो पक्की है ना कि आप अपने गोल तक पहुंचोगे। आपने जो लक्ष्य बनाया था वहां तक पहुंचोगे ही पहुंचोगे। समय लग सकता है लेकिन पहुंचोगे। तो लगातार चलते रहना है। मैं आपको बताऊं बच्चों, कई बार मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चों का फोन आता है कि सर मैं आपसे 4 साल पहले फिजिक्स पढ़ा था और मेरा सिलेक्शन आज हुआ है जाके। कई ऐसे बच्चों का फोन आता है, उस समय हो सकता है 1-2 नंबर से रह गया होगा, या किसी सब्जेक्ट में हो सकता है बायो में थोड़ा 19-20 हो गया हो, केमिस्ट्री में कुछ ऊपर नीचे हो गया हो, फिजिक्स में कुछ ऊपर नीचे हो गया हो, कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई हो, इस वजह से उस बार नहीं हो पाए। लेकिन जब मैं सुनता हूं ना उनको कि यार 3 साल मेहनत करने के बाद वो बच्चा सेलेक्ट हो गया, अगर सोचो उसी दिन वो मान लेता कि यार मेरा बाकी बच्चों से कम स्कोर आ रहा है, तो वो तो आगे पढ़ाई बंद कर देता। तो जरूरी है बच्चों, अगर आपने एक बार ठान लिया है कि मुझे वहां पर पहुंचना है, और अगर आप खुद को मानते हो कि मैं उसके लायक हूं, तो डेफिनेटली आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। जरूरत इस बात की है कि हम लगातार चलते रहेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई दिन अच्छा जाएगा, खराब जाएगा, बाकी बच्चों से हम कम क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आज सब लोग प्रॉमिस करेंगे कि सर मैं लगातार मेहनत करता रहूंगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था ना, उठो जागो और जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक मत रुको। आप उठ गए हैं, आप आज इस वीडियो के बाद जाग भी जाएंगे और अब चलना है बेटा। चलने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ना दौड़ना है ना रुकना है, लगातार चलते रहना है। चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो कोई डिमोटिवेट नहीं होगा, डिमोटिवेशन का कोई कारण हमारे पास नहीं है। अगर आप नीट 24 का पेपर देखो, नीट 23 का पेपर देखो, नीट 22 का पेपर देखो, 21 का पेपर देखो, पिछले 5 साल में कोई भी पेपर उठा के देख लो। मैं एक बात बताऊं, 60 से 65% क्वेश्चंस वो आते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। 60 से 65%। और पेपर चाहे जितना मुश्किल आ जाए बच्चों, ये परसेंट कभी बदलेगा नहीं, हर साल यही रह रहा है। तो 60 से 65% क्वेश्चन तो वो हैं जो फॉर्मूला बेस्ड हैं, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। 20 से 25%, 20 से 25% वो क्वेश्चंस हैं जिनमें थोड़ा सा आप कह सकते हो कि इजी टू मॉडरेट हैं। बात समझ में आ रही? मतलब कि कुछ कोई फॉर्मूला, कोई स्टैंडर्ड होगा जिसके एप्लीकेशन के बाद उसका आंसर आएगा, और बचे हुए थोड़े बहुत क्वेश्चन होते हैं जिनको हम डिफिकल्ट कैटेगरी में रख सकते हैं। वैसे जो बच्चे हमसे कोटा में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो वो डिफिकल्ट वाला भी इजी होता है, क्योंकि उससे बहुत डिफिकल्ट हम लोग ऑलरेडी उनको क्लास में पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों कि ये चीज कभी नहीं बदलने वाली। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, और जो होगा वो सबके साथ होगा। तो यार जिस एग्जाम में ये एक मेजर पोर्शन डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मूला बेस्ड आ रहा है, कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन के साथ आ रहा है, और बहुत ही कम क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट आ रहे हैं, तो क्यों हिम्मत हारना है? हमें अपने एग्जाम का पैटर्न पता है, तैयारी कैसे करनी है। बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों, आप PYQ सारे अच्छे से सॉल्व करिए, उनमें जितने वेरिएशंस होते हैं उनको सॉल्व करिए। आप जो हम लोग नोट्स आपको लिखा रहे हैं, कि एक पॉइंट हम लिखा रहे हैं, वो पढ़िए। आज तक बेटा एक भी क्वेश्चन कॉपी के बाहर नहीं गया है, सिंगल क्वेश्चन आज तक कॉपी के बाहर नहीं गया, सब कुछ नोट से आता है। फिर ऐसा क्या वजह है कि कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर जाते, कुछ अंडर 10 रैंक ले आते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सेलेक्ट भी नहीं हो पाते। बस वही सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं कि कुछ बच्चे उनको फॉलो कर ले जाते हैं, कुछ उनको फॉलो नहीं भी कर पाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, और यही आखिरी पॉइंट है, और मैं आपको बताता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर किसी भी बच्चे ने कोई भी टेस्ट दे रहा है, मॉक टेस्ट दे रहा है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, मुझे लगता है 120 से ऊपर तो हर बच्चे के फिजिक्स में आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि 120 नंबर लाना यहां पर या नीट में कोई बड़ी बात नहीं है।
वो इतने से आ जाएंगे, केवल इतने से 120 नंबर आप ला सकते हो। अब जो बचा हुआ पार्ट है बेटा, कितना 60 मार्क्स का, सारा खेल इसका है कि इस 60 मार्क्स में कितना तुम और खींच पाओगे। और ये जो 60 मार्क्स है, अगर तुम चाहते हो ये पूरे के पूरे 60 हमें मिल जाएं, इस 60 में 50 हमें मिल जाएं, 55 हमें मिल जाएं, तो उसके लिए बच्चों जरूरी है कि जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उनको सीरियसली फॉलो करो। आप देखिएगा, आप बच्चों देखिएगा, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो मैं देखता हूं क्लास के अंदर बैठ के कि बच्चे यहां पर गलती कर रहे हैं, इस वजह से इनके मार्क्स कम आए हैं, ये गलती कर रहे हैं, इस वजह से इनके मार्क्स कम आए हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को मैंने एक वीडियो में रख दिया। यही आपकी स्ट्रेटजी है 180 आउट ऑफ 180 की। इसको तुम स्ट्रेटजी मानो, चाहे अपनी वो गलतियां मानो जो तुम कर रहे हो और आज से तुम्हें नहीं करनी है। क्योंकि बेटा मैं एक बात जानता हूं, गंगा शुद्ध है, साफ है, निर्मल है, उसमें से तुम बस अपना कचरा निकाल लो। कई बार लोग कहते हैं ना, चलो आज गंगा को स्वच्छ बनाए। गंगा स्वच्छ है, उसमें से बस कचरा निकाल लीजिए, वो कचरा आपने डाला है। बात समझ में आ रही है? तो जो गलतियां हम कर रहे हैं, अगर वो करना बंद कर देंगे तो हम लोग बहुत अच्छे हैं बच्चों, और बहुत अच्छा करेंगे, है कि नहीं? तो बस ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से फॉलो करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में इस बात का भरोसा दिलाइए कि आप इन सारी चीजों को अच्छे से फॉलो करते हुए और 180 आउट ऑफ 180 तक पहुंचोगे। और डेफिनेटली आप लोग पहुंचोगे, आप में वो काबिलियत है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो अगर मेहनत करे, अपने टीचर्स की बात को अच्छे से फॉलो करे, लगातार नॉलेज एक्वायर करता रहे, है ना? समझ गए कौन सी बात? बिल्कुल पहले पॉइंट से पहले वाली बात। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा कारण है जो उसको रोक सकता है एक अच्छे स्कोर तक। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो बस अच्छे से पढ़ते रहिए बच्चों, और ये सारी चीजें हम आपसे फॉलो करेंगे और एक अच्छे स्कोर तक पहुंचेंगे। ठीक है, थैंक यू।